चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन। इसका मतलब डाइजेशन कैसे होता है ये हम लोग लास्ट लेक्चर तक देख चुके थे, है ना। आगे बात करते हैं इंटेस्टाइन में डाइजेशन। आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाते वक्त बताया था कि जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है इंटेस्टाइन का, उसके फोल्ड में एक डक्ट आकर मिलती है जिसको आप हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हो। और ये दो डक्ट के फ्यूजन से बनती है, एक कॉमन बाइल डक्ट और दूसरी पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर एक्टोपिस। ये डक्ट जो है ये पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को लेके आती है। कॉमन बाइल डक्ट लिवर में बने हुए बाइल जूस जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर है, वहां से बाइल जूस को लेके आती है। और यही इंटेस्टाइन का जो आगे वाला हिस्सा है जिसे आप ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम का नाम देते हैं, वहां से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। तो आपका जो डाइजेशन है इंटेस्टाइन में वो तीन जूसेस की हेल्प से होता है। एक लिवर से बाइल जूस, दूसरा पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस और तीसरा इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइल जूस डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। बाइल जूस के कंपोजिशन में बताया था बेटा, बाइल जूस में एक वाटर है, दूसरा बाइल सॉल्ट है एंड थर्ड बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट में तीन चीजें थी, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। और जो बाइल पिगमेंट थे वो दो थे, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ठीक, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका काम क्या है, इंटेस्टाइन में फूड की एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है और वहां पर एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन रखता है। दूसरा, ये जो दो सॉल्ट है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, इन दोनों का काम क्या है बेटा, इनका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है कि फैट के जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसका डाइजेशन इजीली हो पाए। समझ में आई इतनी बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को बेटा? उसके बाद ये जो बाइल पिगमेंट है, मैंने बताया था कि इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, नो रोल इन डाइजेशन। एक्सक्रीटेड आउट वाया यूरिन एंड स्टूल। यूरिन और स्टूल के रास्ते ही हमारे बॉडी के बाहर चले जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस का डाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, बाइल जूस की जो बाइल सॉल्ट्स हैं यही थोड़ी हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके वहां पर एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और ये जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट है, ये दोनों क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफाई करते हैं, यानी कि फैट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनका डाइजेशन इजीली आराम से हो पाए। यहां तक बात समझ में आई? तो इंटेस्टाइन में जो लिवर से बाइल जूस आता है तो ये एक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद देखते हैं कि इंटेस्टाइन में पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस आता है वो कैसे डाइजेस्ट करता है बेटा फूड। यस, देखिए पेनक्रियाटिक जूस, मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड हर एक को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए पेनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, इसका सिक्रीशन लगभग 800 ml पर डे होता है। जो पीएच रहती है वो 7.5 to 8 पीएच रहती है। इतनी पीएच पे ही बहुत अच्छा काम करता है। इतनी बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए ये डाइजेशन में हमारी हेल्प कैसे करता है, ये कैसे डाइजेशन करता है समझ लीजिए।
देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के नाम पे आपको याद होगा हमने माउथ में स्टार्च का डाइजेशन किया था विद द हेल्प ऑफ सेलेवरी अमाइलेज, जिसको आपने टाइलिन या डायस्टेज भी कहा था। याद है आपको? ठीक। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि वहां पर जो स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था वो केवल 30% स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, बाकी 70% स्टार्च अब तक डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि माउथ के बाद स्टमक में जब डाइजेशन हुआ था तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में जो आपका स्टार्च है, स्टार्च में भी 70% जो स्टार्च बचा हुआ है उसको पैनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, आपको याद होगा मैंने बताया था कंपोजिशन में। तो स्टार्च को ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ध्यान रखना ये जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है इट इज मोर एक्टिव देन सेलेवरी अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज से ज्यादा पोटेंट है ये एंजाइम। इतनी बात समझ में आई? तो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज, वो जो रिमेनिंग स्टार्च है, जो 70% रिमेनिंग स्टार्च है उसको डाइजेस्ट कर देगा और क्या बना देगा बेटा? माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन। इसका मतलब हमने जितना भी स्टार्च खाया था वो अब तक हमारा पूरा डाइजेस्ट हो चुका है और क्या बन चुका है उससे? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन। यहां तक बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब आगे बात करते हैं प्रोटीन की। अभी समझ लीजिए, नोट कर बात कर लीजिए बेटा, समझना ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं बेटा। देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है ना उनको बोला जाता है पेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या होगा? ये हो गए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब ये जो पेप्टाइडेज है ना ये दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होते हैं एंडोपेप्टाइडेज। अब देखो ये एंडोपेप्टाइडेज क्या होते हैं समझ लो। आपको पता है जो प्रोटीन बनती है वो कैसे बनती है? अमीनो एसिड की चेन बनती है ना। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से लिंक करता जाता है और अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। और दो अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आपको प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि आपको इन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाले जो एंजाइम है उन्हीं को हमने क्या बोला है? पेप्टाइडेज। अब मैंने बताया दो तरीके का है, एक तो एंडोपेप्टाइडेज और दूसरा है एक्सोपेप्टाइडेज। अब दोनों में क्या अंतर है समझ लो। देखो जो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं ना वो कभी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट नहीं करते, वो इस पूरी चेन को यहां से बीच से तोड़ते हैं, यहां से या यहां से। बात समझ आ रही है? टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पे ये काम नहीं करते हैं। जो एंडोपेप्टाइडेज होगा वो अमीनो एसिड की इस चेन को बीच में से ब्रेक करेगा। जैसे एंजाइम का पेप्सिन, याद है आपको? ट्रिप्सिन, ये सब एंडोपेप्टाइडेज, ये हमेशा अमीनो एसिड की चेन को बीच से तोड़ेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब दूसरे हम बात करें एक्सोपेप्टाइडेज की। तो एक्सोपेप्टाइडेज जो होते हैं ये हमेशा टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये कोई पेप्टाइड है, एक पेप्टाइड चेन है, अगर एक्सोपेप्टाइड ने इसको यहां से तोड़ दिया, एक ये अमीनो एसिड फ्री हो जाएगा, बाकी की चेन थोड़ी छोटी हो जाएगी। या फिर अगर ये इसको यहां से काट देगा तो एक अमीनो एसिड फ्री हो जाएगा और चेन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो जब भी एक्सोपेप्टाइडेज प्रोटीन चेन पे एक्ट करता है तो हमेशा वहां से अमीनो एसिड फ्री होते हैं और वो चेन थोड़ी छोटी हो जाती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है। अब देखो आगे और
अमीनो एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो आपने देखा होगा बीच में एक कार्बन का एटम होता है H, एक तरफ कोई एल्केन ग्रुप है, एक तरफ NH2 और एक तरफ COOH, यही तो होता है भाई, समझ आ रही है ना बात। तो ये हो गया C, एक तरफ NH2, एक तरफ H, इधर R, इधर COOH। अब मान लो ऐसा ही एक और अमीनो एसिड है, तो ये रहा NH2CH, R2 लिख दे रहा हूं यहां पर, कोई और होगा COOH। अब देखो होता क्या है, ये जो OH है ये वाला, और इन दोनों H में से एक H निकलता है, यहां से एक H निकला और यहां से निकला OH, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया यहां से, यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया। और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो इनके बीच में यहां पर एक बॉन्ड बन जाता है, इसी बॉन्ड को आप कहते हो पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमीनो एसिड के बीच में बना होता है। अब देखो अगर ये चेन और आगे बढ़ती चली जाए तो आप देखो लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप है कि नहीं फ्री, तो यहां पर ये NH2 ग्रुप होगा, और उधर राइट साइड में COOH ग्रुप फ्री मिलेगा आपको, तो यहां पर होगा COOH। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो जो एंजाइम टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड, उस टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को काटता है जो फ्री NH2 की तरफ है ये, तो उसको बोला जाता है अमीनो पेप्टाइडेज। और ऐसा एंजाइम, ऐसा एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम जो उस टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को काटे जो COOH की तरफ है, उसे आप कहते हो कार्बोक्सी पेप्टाइड। समझ में आई बात? यहां तक नहीं समझ में आई? तो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं उनको आप क्या कहेंगे? पेप्टाइडेज। ये दो तरीके के हैं, एक एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज वो हैं जो अमीनो एसिड की चेन को बीच से तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। और एक्सोपेप्टाइडेज वो हैं जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। और जब एक्सोपेप्टाइडेज वर्क करता है तब हमेशा अमीनो एसिड फ्री होता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई यहां तक? और ऐसा एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम जो NH2 वाले पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़े वो अमीनो पेप्टाइडेज, और जो COOH वाले को तोड़ेगा वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ाता हूं। तो ध्यान रखना, आप पैनक्रियाटिक जूस से डाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट में डाइजेशन देख लिया है, हम लोग प्रोटीन में डाइजेशन देख रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पेप्सिन के बाद प्रो वेनिन है, ट्रिप्सिन।
यस, इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ तक बेटा? सर अमीनो पेप्टाइड टर्मिनल से काटेगा? हाँ, और उस टर्मिनल बॉन्ड को काटेगा जो फ्री NH2 ग्रुप के पास होगा। हो गया नोट? चलो, अब हम लोगों को पढ़ना है कि पैनक्रियाटिक जूस से प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि स्टमक में जनरल प्रोटीन्स पेप्सिन की हेल्प से डाइजेस्ट होती है और क्या बन जाता है? पेप्टोन्स और प्रोटियोसस, है ना? और जो बच्चे होते हैं 3-4 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें स्टमक में ही रेनिन भी होता है, और वो जो रेनिन है वो मिल्क प्रोटीन केसीन को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है? पैराकेसीन। और ये जो पैराकेसीन है ये कैल्शियम से बाइंड करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम पैराकेसीन है। इसी को आप कर्डिंग ऑफ मिल्क का भी हमने इसको नाम दिया था, याद है? फिर मैंने आपको ये बताया था कि एडल्ट में केसीन प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, याद है कि नहीं याद? ठीक, अब देखो ये बताओ पहले कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कौन कौन से एंजाइम्स हैं बेटा? ट्रिप्सिन था इन फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, और तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो प्रोटीन का डाइजेशन अगर हमको स्टार्ट करना है तो पहले तो हमको इन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का काम करता है बेटा एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल जूस का होता है। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस का एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बना देता है? ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके बना देता है काइमोट्रिप्सिन, और फिर से ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट करके बना देता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो इस तरीके से पैनक्रियाटिक जूस के जो 3 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थे वो तीनों के तीनों एक्टिवेट हो जाते। इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलो, अब एक बात बताओ, एडल्ट्स में हम लोगों में क्या केसीन प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हुई होगी? नहीं, केसीन प्रोटीन का डाइजेशन हम एडल्ट्स में कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। कैसे होता है? देखो, जो केसीन प्रोटीन है उस केसीन प्रोटीन पे एक्ट करता है काइमोट्रिप्सिन। कौन एक्ट करता है बेटा? और इसको कन्वर्ट कर देता है वो पैराकेसीन। और यही जो पैराकेसीन है ये कैल्शियम के साथ बाइंड करके बना देता है कैल्शियम पैराकेसीनेट। सेम वही बिल्कुल, बस वहां पर वो काम रेनिन कर रहा था, यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? काइमोट्रिप्सिन। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो होता क्या है, ये जो कैल्शियम पैराकेसीनेट बना ना, इस कैल्शियम पैराकेसीनेट पर एक्ट करता है ट्रिप्सिन। कौन करता है? ट्रिप्सिन। और इसको तोड़ देता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। जैसे स्टमक में पेप्सिन ने जनरल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके क्या बना दिया था? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। तो अगर हम अपनी बात करें तो जितनी भी जनरल प्रोटीन्स थी वो सब स्टमक में कन्वर्ट हो गई थी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में, और जो केसीन प्रोटीन बच गई थी अब वो इंटेस्टाइन में आके वो भी काय में कन्वर्ट हो गई बेटा? पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। अब जितने भी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस हैं उन सब पर एक्ट करेगा ट्रिप्सिन और इनसे बना देगा पेप्टाइड्स। क्या बना देगा बेटा? पेप्टाइड्स। समझ में आ गई बात? अब ये जो पेप्टाइड बनेगा इन पेप्टाइड्स पे एक्ट करेगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब मुझे आप बताएंगे कि यहां क्या क्या बनेगा?
अच्छा एक बात बताओ, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो एंडोपेप्टाइडेज है या एक्सोपेप्टाइडेज है? एक्सो। और ये जो टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ेगा वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? जिस एंड में COOH फ्री होगा। तो एक तो पेप्टाइड की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो पेप्टाइड से तुम्हारा बन जाएगा स्मॉल पेप्टाइड, और साथ में एक अमीनो एसिड भी तो फ्री हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो इस तरीके से पैंक्रियाटिक जूस से प्रोटीन का डाइजेशन इतना हो जाता है कि हमको स्मॉल पेप्टाइड्स मिल जाते हैं, साथ में कुछ अमीनो एसिड भी मिल जाते हैं। तो ये है आपका प्रोटीन का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। इतना नोट करें आप। फिर फैट की बात करेंगे कि फैट का डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस से कैसे होता है। जी बताएं। जी सर नीट की क्लासेस इधर ही चल रही है? हाँ नीट की चलती है। अच्छा, तो सर उसके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अलग से पड़ेगा या ऑनलाइन जो कराया वही हो जाएगा? ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही है। अच्छा ठीक है, तो सर इसका टाइमिंग क्या रहता है बता दीजिए। क्लास कितनी शुरू होती है बेटा? 1 o'clock से कर ठीक है। अच्छा टेस्ट नहीं, आज सर टेस्ट है ना सर, आज कल था। कल आज यूपीएससी वाला था, आज यूपीएससी का है। वही नीट का तो कल हो गया। नीट का टेस्ट शायद कल हो गया है ना? हाँ, आप लोगों ने दिया नहीं था? नहीं, मुझे यूपीएससी वाला देना है। यूपीएससी वाला आज। अच्छा आपको यूपीएससी का करना है, आपको भैया? यूपीएससी अच्छा आपको नीट का करना नीट का, था। आपको पीछे? नहीं उन्हें कुछ नहीं। अच्छा आप आपके साथ में गार्ड चलिए, अच्छा ठीक है। तो नीट में आप, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, चाहे तो आप नंबर ले लीजिए, उसको बात कर लीजिए, वो आपको सब बता देंगे आपको क्या करना है क्या नहीं, है ना? ले लीजिए। 9415077674। 150 ठीक है सर। आप इस नंबर पर बात कर लीजिए, ये आपको बता देंगे आपको क्या करना है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। और सर टेस्ट कहाँ होना है? भैया आपको मैंने नंबर दिया है, फोन पे एनसी नंबर लेके वो आपका आपको सब बता यूपीएससी वाला स्टार्ट होने वाला है आफ्टर 10 देंगे। तो बेटा इतनी बात समझ में आई कि पैंक्रियाटिक जूस से कैसे, पहले आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, ये आपने देखा कैसे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। ठीक बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रब कर दूं? ठीक।
आगे देखते हैं फैट का डाइजेशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि फैट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल उसके साथ 3 फैटी एसिड ऐसे अटैच है। ये है आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक, अब देखो फैट को जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा वो एंजाइम है आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे ट्राइग्लिसराइड है, उस पर ये पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा और कैसे एक्ट करेगा, इसमें से एक फैटी एसिड को ऐसे निकाल देगा, तो ये एक फैटी एसिड अलग हो गया। अब जो स्ट्रक्चर इसको हटाने के बाद आपके पास बच गया ना, इसे आप कहोगे डाइग्लिसराइड। ठीक है बेटा, मान के चलो कि अगर 100 मॉलिक्यूल आपके पास ट्राइग्लिसराइड के हैं तो पैनक्रियाटिक लाइपेज इन 100 मॉलिक्यूल्स में से फैटी एसिड को निकाल देगा और आपके पास 100 डाइग्लिसराइड बन जाएंगे और 100 फैटी एसिड। ठीक है, अब ये जो 100 डाइग्लिसराइड है इसमें से 50 डाइग्लिसराइड पे फर्दर एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज और 100 में से 50 में से ये एक और फैटी एसिड निकाल देगा। अब जो स्ट्रक्चर बचा वो हो गया आपका मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड और नहीं बचा। अगर 50 डाइग्लिसराइड टूटे होंगे तो 50 मोनो बने होंगे और 50 फैटी एसिड बने होंगे। बताओ, अब ये जो 50 मोनोग्लिसराइड बने इनमें से 25 पर फिर से एक्ट करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज और फिर इसमें से इस वाले फैटी एसिड को भी निकाल देगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अगर ये 25 तो 25 ये बने होंगे। इसका मतलब ये है कि जब पैनक्रियाटिक जूस का पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है तो 100 में से केवल 25 मॉलिक्यूल ही पूरे तरीके से टूट के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना पाते हैं, बाकी मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड की फॉर्म में रह जाते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 100 डाइग्लिसराइड बने थे लेकिन फर्दर डाइजेस्ट कितने हुए? 50, तो यहाँ पर 50 डाइग्लिसराइड बचे नहीं बचे? बताओ। और जो 50 मोनोग्लिसराइड बने थे उनमें से डाइजेस्ट कितने हुए? 25, तो यहाँ पर 25 डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड बने नहीं बचे? बेटा समझ आई बात? इस तरीके से जब पैनक्रियाटिक जूस का पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है तो केवल 25% ट्राइग्लिसराइड कंप्लीट ब्रेकडाउन होते हैं जिससे कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड बनता है, बाकी डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में बचे रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये आपका पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज से फैट का डाइजेशन था, इसको नोट कर लो। समझ आ रहा है ना बेटा?
तो बेटा इस तरीके से पैनक्रियाटिक जूस से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन हो गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो आगे का डाइजेशन है वो होगा इंटेस्टाइनल जूस। कैसे होगा बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। अब वो देखते हैं कैसे होता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, रब कर दूं? तीसरा आया आपका इंटेस्टाइनल जूस। पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखो आपने जितना स्टार्च आया था उसको आप माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ चुके हैं, है ना। अब देखो बेटा इंटेस्टाइनल जूस में माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए होता है माल्टेज और वो इसको ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। कई बार तो यही सवाल बन जाता है बेटा कि जो माल्टोज है जब वो टूटता है तो उससे क्या क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, मतलब XYZ कुछ भी बना देंगे, पर इनसे भी सवाल बनता है। ऐसे ही आइसोमाल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए है आइसोमाल्टेज और ये भी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल